हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे राज्य व्यवस्था के कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि पीसीएस, एसएससी और यूपीएससी के साथ साथ और सभी तरह के एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जा चुके हैं। इसमें हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो वही कवर कर रहे हैं, सो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न राज्यों के गठन का सही क्रम क्या था। हमें 4 राज्य दिए गए हैं, हरियाणा, सिक्किम, नागालैंड और मेघालय। हमने ये बताना है कि इनके गठन का क्रम क्या था, सबसे पहले किसका गठन हुआ, उसके बाद किसका और उसके बाद किसका। सबसे पहले जैसे नागालैंड का गठन है जो वो हुआ था 1963 में, मेघालय का हुआ 1972 में, सिक्किम का हुआ था 1975 में और हरियाणा का हुआ था 1966 में। इसलिए हमारे जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी। सबसे पहले 3 नंबर पे आएगा नागालैंड, फिर 1 पे हरियाणा, फिर 4 पे आएगा मेघालय और फिर 2 पे आएगा सिक्किम। इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है, संघीय क्षेत्रों के दिन प्रतिदिन का प्रशासन कौन देखता है, यानी कि जो हमारी यूटीज़ हैं उनका प्रशासन कौन देखता है। वो देखते हैं हमारे राष्ट्रपति, लेकिन वो स्वयं नहीं देखते, वो जो उन्होंने प्रशासक अपॉइंट कर रखे होते हैं यूटीज़ में, जैसे कुछ जगह पर राज्यपाल होते हैं, कुछ जगह पर चीफ कमिश्नर्स होते हैं, उनके द्वारा संघीय क्षेत्रों का जो प्रशासन है वो देखा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने समस्त देश को, ये जो अधिनियम पारित हुआ था 1956 में, इसने देश को किन भागों में विभाजित किया। इसने दिया थे हमें 14 राज्य और 6 यूटीज़ का प्रावधान किया गया था उस समय 1956 में। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित किए जाने वाला राज्य कौन सा था। जो हमारे देश में लैंग्वेज के बेस पे सबसे पहले जो स्टेट का निर्माण किया गया वो था आंध्र प्रदेश, और ये कब किया गया, 1 अक्टूबर 1953 में, और इसी में से 2014 में तेलंगाना स्टेट का निर्माण हुआ आंध्र प्रदेश में से। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य तथा संघीय क्षेत्र हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की देशी रियासतों के विलय में जिन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वह कौन थे। तो इन ऑप्शंस में से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे होम मिनिस्टर थे और वीपी मेनन एक आईएएस ऑफिसर थे, उस समय के आईसीएस, इंडियन जो सिविल सर्विस के अधिकारी थे, वीपी मेनन साहब। हमारा अगला प्रश्न है, आज़ादी के समय भारत में कितने प्रकार की राजनीतिक इकाइयाँ थी। तो कितने प्रकार की राजनीतिक इकाइयाँ थी, सिर्फ 2 प्रकार की। कौन कौन सी, एक तो जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, ब्रिटिश स्टेट थे, और दूसरा प्रिंसली स्टेट्स यानी कि देसी रियासतें। तो इसलिए कितनी इकाइयाँ बनी, 2। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है। राजनीतिक शक्ति कहाँ से उत्पन्न होती है, कौन उसका निर्माण करता है कि राजनीतिक शक्ति किसके पक्ष में जाएगी। तो वो है हमारे भारत की जनता, यानी कि हम लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, ऑप्शन सी, प्रस्तावना को, प्रीएम्बल को। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल है उसको हमारे संविधान की आत्मा कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के उद्देश्यों को जोड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली। तो ये मिली हमें फ्रांस की क्रांति से, और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 से शुरू हुई थी और ये 10 साल तक चली थी, 1799 तक।
और कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा या सम्राट कौन था, तो वो था लुईस 16वां 16th। यह भी आपने याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में प्रयोग किए गए शब्द समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए, कब जोड़े गए? यह जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कब पारित हुआ था? 1976 में। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये रहा है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी इसी से ही पूछे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पहली बार प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया? कब किया गया? जो अभी हमने बात की है 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में अमेंडमेंट की गई थी पहली बार। और अगला प्रश्न भी इसी से मिलता जुलता कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किए गए हैं? अब तक कितनी बार किए गए हैं? सिर्फ एक बार। कब? जो मैंने आपको पहले बताया 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सामने प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी? तो वो की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हमारा अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 1950 जब भारत का संविधान लागू हुआ तब भारत को एक क्या ऐलान किया गया था? तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि जैसे लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था, नहीं किया गया था, अकेला ये नहीं था, 3 चीज़ें थी इसमें। जैसे लिखा हुआ है धर्मनिरपेक्ष, लेकिन धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो बाद में जोड़ा गया है। कब? 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। और समाजवादी शब्द है जो, वो भी उसी समय जोड़ा गया। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य तब घोषित किया गया था 26 जनवरी 1950 को। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है जिसका अभिप्राय है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है सही में? यहाँ धार्मिक पूजा वर्जित है, ऐसा नहीं है हमारे देश में बिल्कुल भी। राज्य धर्म को प्रोत्साहित करता है? बिल्कुल नहीं करता। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, किसी को प्रोत्साहित नहीं करता। आगे है, राज्य धर्म को व्यक्ति का निजी मामला मानता है और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय व्यवस्था किस देश की संसदीय व्यवस्था पर आधारित है? हमने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कहाँ से अडॉप्ट किया है? जहाँ जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ज़्यादा किस देश के पार्लियामेंट्री सिस्टम से मिलता जुलता है? तो वो है ऑप्शन बी, ब्रिटेन। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का संविधान क्या है? कठोर है, लचीला है या कुछ और? कुछ कठोर और कुछ लचीला। ऐसा किस लिए बोला जाता है? ऐसा इसलिए बोला जाता है कि जब भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट की जाती है तो उसके आधार पर देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा कठोर जैसे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा कठोर है, उसमें अमेंडमेंट करना इतना इजी नहीं है। इसलिए आज तक बहुत कम अमेंडमेंट्स हुई हैं अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन हमारे में तो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, थोड़ा लिमिटेड हैं। सो इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ कठोर है। कठोर का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं जिनके लिए बहुत लंबी प्रक्रिया है संवैधानिक संशोधन करने की, इसलिए इसको हम कठोर बोलते हैं। अगर लचीले की बात की जाए तो कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं, कुछ ऐसी भी व्यवस्थाएं हैं जिनके लिए बहुत जल्दी से एक सिंपल मेजॉरिटी से भी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जा सकती है, इसलिए इसको बोला जाता है कुछ कठोर और कुछ लचीला। हमारा अगला प्रश्न है, भारत राज्य के नीति निर्धारित सिद्धांतों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया? जो हमारे DPSPs हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो हमने कहाँ से बोरो किए हैं? वो हमने बोरो किए हैं आयरलैंड रिपब्लिक से। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको वेरी इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में रखना आप लोगों ने। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है? हमने अमेरिका से क्या बोरो किया है? न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू बिल्कुल किया है।
अगर मौलिक अधिकार की बात करें, फंडामेंटल राइट्स की, तो वो भी हमने अमेरिका से बोरो किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो प्रोसेस है वो भी हमने यूएसए से ही बोरो किया है। इसलिए हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है? तो वो करता है आर्टिकल 19। यह वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की व्यवस्था करता है, इसीलिए ये प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है? संप्रभु सबसे पहले लिखा हुआ है, समाजवादी भी 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, और लोकतांत्रिक पहले से था, लेकिन जो राष्ट्रनिरपेक्ष शब्द है इसका कहीं पे भी कोई उल्लेख नहीं है। इसकी जगह पर पंथ निरपेक्ष शब्द जो है वो हमारे संविधान की प्रस्तावना में है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रनिरपेक्ष। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हमने जो इनकरेक्ट है वो बताना है। वो बोल रहा है भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। यह सत्य नहीं है, क्योंकि ये लागू होने की तिथि नहीं है, ये पारित होने की तिथि है। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, इसलिए पहले ऑप्शंस में ही हमें अपना आंसर मिल गया। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए। बाकी जो सभी जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से जो इनकरेक्ट है वो बताना है हमने। भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है, बिल्कुल सही है, हम किसी देश पर निर्भर नहीं हैं। भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है, बिल्कुल, अब हम किसी भी देश के उपनिवेश नहीं हैं। भारत अपने देश का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। पिछले थोड़ा समय पहले ही हमने बांग्लादेश के साथ अपना कुछ जो एक्सचेंज किया था, कुछ एरिया कुछ उनसे लिया था, कुछ अपना उनको दिया था, सो ये हम दे सकते हैं। और डी है, भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा देश किसी भी तरह से यूएनओ के सामने बाध्य नहीं है। उसकी जो सदस्य जो है, उसकी मेंबरशिप है, सदस्यता है, वो भी हमने अपनी स्व इच्छा से धारण की है। सो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है, के.एम. मुंशी का संबंध किससे है? तो के.एम. मुंशी का संबंध किससे था? संविधान की प्रारूप समिति से, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे के.एम. मुंशी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सामाजिक समता का क्या अर्थ है? सामाजिक समता का क्या अभिप्राय है? तो वो है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, क्योंकि हमारा देश का जो संविधान है वो किसी के लिए कोई विशेष अधिकार उपलब्ध नहीं करवाता। उसके सामने सभी जो नागरिक हैं वो एक समान हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था? तो वो बोला था ऑप्शन ए, अर्नेस्ट बार्कर ने। ये एक लंदन के जो राजनीति विज्ञानी हैं, राजनीति शास्त्री हैं ये। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? समवर्ती सूची हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। हमारा अगला प्रश्न है, 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 7वीं सूची का संबंध है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन से, जिसमें समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची का उल्लेख किया गया है। शक्तियों का विभाजन किया गया है कि कौन सी शक्ति है वो केंद्र के पास रहेगी और कौन कौन सी शक्तियां राज्यों के पास रहेंगी। प्रश्न है, भारत के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से क्या नहीं लिया गया? इन चारों में से कौन सी चीज़ है जो हमने ब्रिटेन के संविधान से बोरो नहीं की?
जैसे पहला है संसदीय शासन, तो ब्रिटेन से लिया है। एकल नागरिकता भी जो है वो भी हमने ब्रिटेन से ली है। मंत्रिमंडल प्रणाली भी हमने ली है ब्रिटेन से, लेकिन जो मूल अधिकार हैं वो कहाँ से लिए हैं? यूएसए से। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन सी। हमारा लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इनकरेक्ट बताना है हमने। पहला है, भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। बिल्कुल लिया गया है। अगला है, मूल संविधान में 10 अनुसूचियां थी। यह करेक्ट नहीं है, क्योंकि मूल संविधान में सिर्फ 8 अनुसूचियां थी। नामी जो अनुसूची है वो फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी उसके द्वारा जोड़ी गई थी। और इस समय कितनी अनुसूचियां हैं? 12। इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि हमने इनकरेक्ट बताना था। स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।